Good morning, dear students. Today I am here along with the second part of Nazism and the rise of Hitler. My dear students, in today's session I am going to explain about the political radicalism and the economic crisis which were conducted in Germany. After that we will see the years of depression. बच्चों हम उसमें मंदी के सालों के बारे में भी जानेंगे जो जर्मनी की में अस्थिरता को लाने के लिए काफ़ी जिम्मेदार भी रहे. आफ्टर दैट वी विल सी द हिटलर्स राइज टू पावर. हम जानेंगे कि हिटलर का उदय किस और किन परिस्थितियों में हुआ. द सर्कमस्टेंसेस विच वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइजिंग ऑफ हिटलर एंड इन द जर्मनी. माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड द इकोनॉमिक क्राइसिस. बच्चों, आज मैं आपको राजनीतिक रेडिकलवाद और आर्थिक संकट की जो स्थिति थी जर्मनी में उसको समझाने का प्रयास करूंगा. द बर्थ ऑफ द वाइमर रिपब्लिक coincided with the revolutionary uprising of the Spartakist League on the pattern of the Bolshevik Revolution in Russia. बच्चों, मैंने जब आपको रशियन रिवॉल्यूशन पढ़ाया था उस समय आपको बोल्शेविक क्रांति के बारे में भी बतलाया था. तो जिस समय जर्मनी में जिस समय वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई उसी समय रूस में हुई बोल्शेविक क्रांति की तर्ज पर जर्मनी में भी स्पार्किस्ट लीग में अपने क्रांतिकारियों की मदद से एक क्रांतिकारी विद्रोह की योजना को अंजाम देने में वो लगे रहे. कहने का मतलब ये है कि जर्मनी में भी एक ऐसी लीग, स्पार्किस्ट लीग, उसी तर्ज पर काम कर रही थी जिस तर्ज पर बोल्शेविक्स रूस में काम कर रहे थे. माय डियर स्टूडेंट्स, सोवियट्स ऑफ वर्कर्स एंड सेलर्स वर एस्टेब्लिश्ड इन मैनी सिटीज. शहरों में मजदूरों और नाविकों की जो सोवियतें थी वो बनवाई गई. बर्लिन में जो राजनीतिक माहौल थे उसमें सोवियत किस्म की शासन व्यवस्था की हिमायती के नारे गूंजे जाने लगे थे. द पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर इन बर्लिन वाज चार्ज्ड विद द डिमांड्स फॉर सोवियत स्टाइल गवर्नेंस. जिस तरह से सोवियतों की गवर्नमेंट काम कर रही थी उसी की डिमांड की जाने लगी थी बर्लिन जैसे शहर में. दोज अपोज टू दिस सच एज सोशलिस्ट, डेमोक्रेट्स एंड कैथोलिक्स made it Weimar to give shape to the democratic republic. जब इस तरह की शासन व्यवस्था की हिमायती की जाने लगी तो इससे क्या हुआ? इससे जो समाजवादियों ने, डेमोक्रेट्स और कैथोलिक गुट ने वाइमर में इकट्ठा होने लगे और यहाँ वाइमर में इकट्ठा होकर इस प्रकार की शासन व्यवस्था के विरोध में एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना का फैसला लिया गया. ठीक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को शेप प्रोवाइड करने के लिए ये वाइमर में इकट्ठे हुए. द वाइमर रिपब्लिक क्रस्ड द अपराइजिंग विद द हेल्प ऑफ वार वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशंस कॉल्ड फ्री कॉर्प्स. बच्चों, इस लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना का जब फैसला ले लिया गया तो जो वाइमर गणराज्य था उसने अपने पुराने सैनिकों को, जिसको फ्री कॉर्प्स के नाम से जाना गया, उस नामक संगठन की मदद ली गई वाइमर गणराज्य के द्वारा. और जहां कैथोलिक्स, डेमोक्रेट्स और सोशलिस्ट ये जहां अपोज कर रहे थे उनके उस अपराइजिंग को, उसको खत्म किया गया, उसको रिप्रेस किया गया, क्रश किया गया. द एंग्यूज्ड स्पार्किस्ट लेटर फाउंडेड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी. बच्चों, इस पूरे घटनाक्रम के बाद स्पार्किस्टों ने जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली. ठीक, उन्होंने उसको स्टेब्लिश किया. कम्युनिस्ट पार्टी की नींव किसने डाली? स्पार्किस्ट लीग. अब इसके बाद क्या हुआ कि स्पार्किस्ट लोगों ने जहां ये कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली तो कम्युनिस्ट और जो सोशलिस्ट थे वो अब एक दूसरे के कट्टर विरोधी हो गए. कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट henceforth became irreconcilable enemies and could not make common cause against Hitler. बच्चों, जब ये दोनों ही एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए तो फिर हिटलर के खिलाफ कभी भी मोर्चा नहीं खोल सके, क्योंकि जो भी चेंजेस लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल लोग थे यही ग्रुप थे और ये ग्रुप जो थे आपस में ही विरोधी हो गए थे. तो जब हिटलर जैसा शासक या तानाशाह का इमरजेंस होता है और उसके द्वारा जो डिसीजंस लिए जा सकते थे उसका विरोध किया जा सकता था, उन विरोध करने वाले लोग ही आपस में दुश्मन हो चुके थे. Both revolutionaries and militant nationalists crowd for radical solution. अब जो क्रांतिकारी और जो उग्र राष्ट्रवादी थे दोनों ही खेमे में जो है रेडिकल समाधानों के लिए आवाज़ें अब उठना शुरू हो चुकी थी. पॉलिटिकल
radicalization was only heightened by the economic crisis of 1923. राजनीतिक रेडिकलवादी विचारों को 1923 के जो इकोनॉमिक क्राइसिस थी और उससे और ज़्यादा बल मिला. Germany had fought the war largely on loans and had to pay for war repatriation in gold. बच्चों, जो जर्मनी ने युद्ध लड़ा था वो मोटे तौर पर कर्ज लेकर ही लड़ा था. जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में जर्मनी ने युद्ध किया था वो कर्ज लेकर लड़ा था और युद्ध के बाद तो उसे स्वर्ण मुद्रा में हर्जाना भी भरना पड़ा था. स्वर्ण मुद्रा के रूप में उसे हर्जाना भी भरना पड़ा. This depleted gold reserves at a time resources were scarce. बच्चों, इस दोहरे बोझ के कारण जर्मनी के जो स्वर्ण भंडार थे वो लगभग समाप्त होने लगे. In 1923, Germany refused to pay and the French occupied its leading industrial area, Ruhr, to claim their coal. बच्चों, जब देखा गया कि इस तरह का बोझ उस पर पड़ रहा है, स्वर्ण भंडार लगभग खत्म हो रहे हैं, तो जर्मनी ने आखिरकार 1923 में कर्ज और हर्जाना चुकाने से इनकार कर दिया. तो इसके जवाब में फ्रांसीसियों ने क्या किया? फ्रांसीसियों ने जर्मनी के जो मुख्य इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एरिया था बेटा रूर, उस पर कब्जा कर लिया. ठीक है, और ये जो रूर वाला एरिया था वो जर्मनी के विशाल कोयला भंडारों में से एक था जो अब फ्रांस के पास जा चुका था. जर्मनी retaliated with passive resistance and printed paper currency recklessly. अब जब कब्जा कर लिया गया फ्रांस के द्वारा रूर पर, तो ये जर्मनी ने क्या किया कि फ्रांस के विरुद्ध एक निष्क्रिय प्रतिरोध के रूप में बड़े पैमाने पर कागजी मुद्रा छापना शुरू कर दिया. recklessly, बिना किसी अवरोध के, बहुत तेजी से. With too much printed money in circulation, the value of German mark fell. बच्चों, जब जर्मन सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर मुद्रा को छाप लिया तो जो जर्मन मुद्रा थी मार्क, उसकी वैल्यू या उसका मूल्य जो था वो बहुत ही तेजी से गिरने लगा. In April, the US dollar was equal to 24,000 marks. अप्रैल में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत जर्मनी के 24,000 मार्क के बराबर थी, जो जुलाई आते आते 3,53,000 मार्क के बराबर हो गई और अगस्त आते आते 46,21,000 मार्क के बराबर हो गई. और उसके बाद दिसंबर आते आते उसकी वैल्यू 9,88,60,000 मार्क के बराबर हो गई. इट मीन्स 9,88,60,000 मार्क्स इज इक्वल टू 1 अमेरिकन डॉलर. तो इस तरह से जो डॉलर में खरबों मार्क मिलने लगे थे, जैसे जैसे मार्क की कीमत गिरती चली गई वैसे वैसे ज़रूरी चीज़ों की कीमतें भी अब आसमान को छूने लगी थी. ठीक, द प्राइसेस ऑफ गुड्स सोल्ड. ओके, जैसे जैसे मार्क की वैल्यू कम हो रही थी, खाने पीने या ज़रूरी चीज़ों की कीमतें आसमान को छूने लगी थी. द इमेज ऑफ जर्मन्स कैरिंग कार्ट लोड्स ऑफ करेंसी नोट्स टू बाय अ लोफ ऑफ ब्रेड वॉज वाइडली पब्लिसाइज्ड, इवोकिंग वर्ल्ड वाइड सिंपैथी. बच्चों, कुछ ऐसी इमेजेस तैयार की गई थी जिसमें जर्मन नागरिकों को पाव रोटी खरीदने के लिए बैलगाड़ी में नोट भरकर ले जाते हुए दिखाया जाने लगा था. दिस क्राइसिस केम टू बी नोन एज hyperinflation, a situation when prices rise phenomenally high. बच्चों, इन सभी परिस्थितियों में जर्मन समाज दुनिया भर में हमदर्दी का पात्र बनकर रह गया और इस संकट को बाद में अति मुद्रास्फीति के नाम दिया गया. हाइपर इन्फ्लेशन, जिसको कहा जाता है अति मुद्रास्फीति कहा गया. जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती हैं तो उस स्थिति को अति मुद्रास्फीति या हाइपर इन्फ्लेशन का नाम दे दिया जाता है. Eventually, the Americans intervened and bailed Germany out of the crisis by introducing the Dawes Plan, which revoked the terms of repatriation to ease the financial burden on Germans. बच्चों, जर्मनी को इस संकट की घड़ी से निकालने के लिए अमेरिकी सरकार ने हस्तक्षेप किया.
इसके लिए अमेरिका ने डाउस योजना बनाई और इस योजना में जर्मनी के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए हर्जाने की शर्तों को दोबारा तय किया गया। तो इस तरह की परिस्थितियां जो थी वो निर्मित होने लगी थी। Now I am going to explain about the years of depression. My dear students, the years between 1924 and 1928 saw some stability. बच्चों, ये जो मैंने आपको ड्यूरेशन बतलाया वो जर्मनी में कुछ स्थिरता का समय को के माध्यम से समझ सकते हैं। वो जो दौर था स्थिरताओं से संबंधित था। लेकिन जो ये स्टेबिलिटी की बात कही जा रही है वो क्षणिक मात्र की थी, थोड़े समय के लिए थी। एट दिस वॉज बिल्ट ऑन सैंड, ऐसा मानो कि ये जो स्थिरता थी रेत के ढेर पर खड़ी थी। जर्मन इन्वेस्टमेंट्स एंड इंडस्ट्रियल रिकवरी वर टोटली डिपेंडेंट ऑन द शॉर्ट टर्म लोन्स लार्जली फ्रॉम द यूएसए। बच्चों, जो जर्मन में निवेश किया जा रहा था या औद्योगिक गतिविधियों को में सुधार के लिए जो कार्य किए जा रहे थे वो मुख्य तौर पर अमेरिका के द्वारा लिए गए जो शॉर्ट टर्म लोन्स थे, अल्पकालिक कर्जों, उस पर आधारित था। और ज़्यादातर जो हिस्सा था इस लोन का वो यूएसए के द्वारा दिया गया था। दिस सपोर्ट वाज विदड्रॉन व्हेन द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश्ड इन 1929। बच्चों, जब 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज धराशायी हो गया तो जर्मनी को मिलने वाली यह मदद रातों रात बंद हो गई। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज है क्या, है ना? वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज दैट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज विच इज लोकेटेड इन यूएसए। बच्चों, ये अमेरिका में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा शेयर बाजार है जिसे वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज के नाम से जाना जाता है। तो 1929 में ये धराशायी हो गया इस शेयर बाजार। इस वजह से जर्मनी को मिलने वाली सुविधाएं वो खत्म हो गई। फियरिंग अ फॉल ऑफ प्राइसेस, पीपल मेड फ्रैंटिक एफर्ट्स टू सेल देयर शेयर्स। बच्चों, कीमतों में गिरावट की आशंका को देखते हुए लोगों ने धड़ाधड़ अपने सारे शेयर्स बेचना शुरू कर दिया और एक अनुमान के हिसाब से, एक आंकड़े के हिसाब से, ऑन अ सिंगल डे 24 अक्टूबर 13 मिलियन शेयर्स वर सोल्ड। लगभग 1.3 करोड़ शेयर्स जो थे बेटा वो एक ही दिन में बेच दिए गए। ओवर द नेक्स्ट 3 years between 1929 and 1932 the national income of the USA fell by half। बच्चों, आगे आने वाले जो 3 साल थे 1929 से 32 के बीच, उसके अगले इन 3 सालों में अमेरिका की जो नेशनल इनकम थी, राष्ट्रीय आय थी, वो आधी रह चुकी थी। फैक्ट्रीज शट डाउन, फैक्ट्रियां बंद हो गई थी। एक्सपोर्ट्स फेल, निर्यात गिरता जा रहा था। फार्मर्स वर बैडली हिट, जो किसानों की हालत थी वो काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। एंड स्पेकुलेटर्स विड्रीव देयर मनी फ्रॉम द मार्केट, और सट्टेबाज जो लोग थे वो बाज़ारों से अपना पैसा खींचते जा रहे थे। द इफेक्ट्स ऑफ दिस रिसेशन इन द यूएस इकोनॉमी वर फेल्ट वर्ल्ड वाइड, और अमेरिकी अर्थव्यवस्था में आई इस मंदी का असर न केवल अमेरिका पर बल्कि पूरी दुनिया भर में इसका असर महसूस किया गया था। सो दिस पीरियड बिटवीन 1929 टू 32 ये जो था बेटा ये ईयर्स ऑफ डिप्रेशन के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है। द जर्मन इकोनॉमी वॉज द वर्स्ट हिट बाय इकोनॉमिक क्राइसिस। मंदी का सबसे बुरा प्रभाव जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा। By 1932, industrial production was reduced by 40% of the 1929 level। जो जर्मनी में और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था 1929 में, ठीक, उस प्रोडक्शन के अनुपात में 1932 का जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था वो केवल 40% रह गया था। वर्कर्स लॉस देयर जॉब्स। ये जो ईयर्स ऑफ डिप्रेशन की बात कर रहे हैं ना, इसमें क्या क्या लॉस हुआ, क्या कमियां आई, वो आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर बच्चों वर्कर्स ने, मजदूरों ने अपने जॉब से हाथ धोने पड़ा, वे बेरोजगार होते चले गए और वर पेड रिड्यूस्ड वेजेस, और जिनके जो बेरोजगार नहीं भी हुए थे उनके वेतन काफ़ी गिर चुके थे। द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड टच्ड एन अनप्रेसिडेंटेड 6 मिलियन। जो बेरोजगारों की संख्या थी वो 60 लाख के आसपास जा चुकी थी। ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ जर्मनी यू वुड सी मैन विद प्लेकार्ड्स अराउंड देयर नेक्स सेइंग विलिंग टू डू एनी वर्क।
बच्चों, जर्मन की सड़कों पर लोग बड़ी तादाद में दिखने लगे, जिनके गले में एक तख्ती लटकी हुई रहती थी और उस पर लिखा रहता था कि मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ। तो आप उस समय की परिस्थितियों को समझने की कोशिश करें कि जब ये सारे मजदूर सड़कों पर घूमते रहेंगे, हमें बेरोजगारी का आलम कैसा रहा होगा। बेरोजगार नौजवान दो तरीके से देखे जाते थे, दो तीन तरीकों से। या तो वो ताश खेलते हुए देखे जाते थे, या नुक्कड़ों पर झुंड लगाए हुए खड़े रहते थे, या फिर बेरोजगार दफ्तर के सामने लंबी लंबी कतारों में खड़े हुए पाए जाते थे। ओके, अनएम्प्लॉयड यूथ प्ले कार्ड्स और सिंपली सैट एट स्ट्रीट कॉर्नर्स और desperately queued up at the local employment exchange. As jobs disappeared, the youth took the criminal activities and total despair became commonplace. बच्चों, जैसे जैसे रोजगार खत्म हो रहे थे, युवा वर्ग आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होते जा रहे थे। चारों तरफ केवल हताशा का ही माहौल दिखाई दे रहा था। ये ग्रेट डिप्रेशन के नाम से इसे जाना जाता है। द इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएटेड डीप एंजाइटी एंड फियर इन पीपल। इस आर्थिक संकट ने लोगों में बड़ी गहरी बेचैनी और डर पैदा कर दिया। द मिडिल क्लास, स्पेशली सैलरीड एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स, सॉ देयर सेविंग्स डिमिनिश्ड व्हेन द करेंसी लॉस्ट इट्स वैल्यू। बच्चों, जैसे जैसे करेंसी का वैल्यू गिरता चला जा रहा था, अवमूल्यन होता जा रहा था, मध्यम वर्ग, खास तौर पर जो वे लोग सैलरीड पर्सन, पेंशनर्स, जो जिनको वेतन मिलता था, जो पेंशनधारी थी, उनकी बचत भी सिकुड़ती जा रही थी। ठीक है ना। कैसे सिकुड़ती जा रही थी? मतलब आज जो 100, मान लीजिए 100 मार्क्स में जो चीज़ मिल पा रही थी, चूंकि वैल्यू उसकी गिरती जा रही थी, तो 100 मार्क्स में भी मिलने वाली चीज़ के लिए अब 1000 मार्क्स की ज़रूरतें पड़ने जा रही थी। मतलब उनकी जो बचत थी उसकी वैल्यू भी कम होती जा रही थी। स्मॉल बिजनेसमैन, द सेल्फ एम्प्लॉयड एंड द रिटेलर्स सफर्ड एज देयर बिजनेस गॉट ruined। इन सब के जो व्यापारियों की जो हालत थी लगभग खराब होती जा रही थी। दिस सेक्शन ऑफ सोसाइटी were filled with the fear of proletarianization and anxiety of being reduced to be ranks of the working class or worse still and unemployed। बच्चों, जो प्रोलेटेरियनाइजेशन है, इसका मतलब होता है सर्वहाराकरण। उसको समझते हैं बच्चों। जैसे मैंने आपको बताया सैलरीड पर्सन और उसकी परिस्थितियों के बारे में, यहाँ तक कि बिजनेसमैन का भी जो वो लॉस हो रहा था, तो समाज के इन तबकों को ये जो सर्वहाराकरण का भय सता रहा था, ठीक है, और उन्हें भी ये डर था कि कहीं यही ढर्रा रहा तो वे भी एक दिन मजदूर बनकर रह जाएंगे, या तो उनके पास कोई रोजगार ही नहीं बच पाएगा। ठीक है, अब वो अपनी इनकम कैसे करेंगे? तो ये कहीं ना कहीं इकोनॉमिक क्राइसिस ने, इस ग्रेट डिप्रेशन ने समाज के हर तबकों को इस डर के परिवेश में लाके खड़ा कर दिया था। ठीक, अब सिर्फ संगठित मजदूर ही थे जिनकी हिम्मत नहीं टूटी थी, बाकी सब डर चुके थे, डर रहे थे कि न जाने अब क्या होगा। लेकिन बेरोजगारों की जो बढ़ती हुई फौज थी, उनकी मोल भाव की क्षमता को भी चोट पहुंचा रही थी। ठीक है, जो मोल भाव किए जाते थे, क्योंकि अब बड़े बड़े व्यवसाय भी जो थे बेटा वो संकट में आ चुके थे। किसानों का एक बहुत बड़ा वर्ग, क्या, अ बिग बिजनेसमैन इन क्राइसिस, द लार्ज मास ऑफ पेजेंट्री वाज अफेक्टेड बाय अ शार्प फॉल इन एग्रीकल्चरल प्राइसेस। मजदूरों या किसानों का एक बहुत बड़ा वर्ग वो भी काफ़ी चिंतित था, क्योंकि जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स थे उनकी कीमतें भी लगातार गिरती जा रही थी। ठीक है, और जो युवा थे उनको अपना भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा था, और इसी तरह अपने बच्चों का पेट भर पाने में असफल औरतों के भी दिल अब डूब रहे थे, वे भी काफ़ी हताश हो गए थे। तो बच्चों, आपने देखा ये ग्रेट डिप्रेशन ने किन परिस्थितियों को जन्म दे दिया था। चारों ओर हताशा का माहौल था। न केवल सैलरीड पर्सन, पेंशनर्स भी इससे प्रभावित थे, बिजनेसमैन भी इससे प्रभावित थे, पेजेंट्री ग्रुप भी प्रभावित था, वर्कर्स भी प्रभावित थे। हर समय हर तरफ हताशा का एक माहौल था। पॉलिटिकली टू द वाइमर रिपब्लिक वाज फ्रेजिल। राजनीतिक स्तर पर अगर हम बात करें
तो वाइमर गणराज्य एक बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा था. The Weimar Constitution had some inherent defects which made it unstable and vulnerable to dictatorship. वाइमर संविधान में कुछ ऐसी कमियां थी जिनकी वजह से गणराज्य कभी भी अस्थिरता और तानाशाही का शिकार भी बन सकता था. तो ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी, कौन सी ऐसी चीज़ें शामिल थी जिनकी वजह से वाइमर गणराज्य इनस्टेबिलिटी को गेन अनस्टेबल कंडीशन में चला जाता या डिक्टेटरशिप में चला जाता. तो इनमें से एक कमी थी वन ऑफ द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. वो थी बेटा आनुपातिक प्रतिनिधित्व से संबंधित. दिस मेड अचीविंग अ मेजोरिटी बाय एनी वन पार्टी अ नियर इम्पॉसिबल टास्क लीडिंग टू अ रूल बाय कोलिशन. बच्चों एक कमी तो यही थी आनुपातिक प्रतिनिधित्व की. इस प्रोविज़न के तहत क्या था, इस प्रोविज़न की वजह से किसी एक पार्टी को बहुमत मिलना लगभग नामुमकिन सा बन गया था. और हर बार क्या होता था, कॉलिशन गवर्नमेंट यानी गठबंधन की सरकार ही सत्ता में आती रही. नंबर 1 था ये. सेकंड की बात करें, अनदर डिफेक्ट वाज आर्टिकल 48 एंड विच गेव द प्रेसिडेंट द पावर टू इम्पोज इमरजेंसी एट एनी टाइम. ही कुड सस्पेंड सिविल राइट्स एंड रूल बाय डिक्री. बच्चों ये आर्टिकल 48 की वजह से राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने का, नागरिक अधिकारों को रद्द करने का और अध्यादेश के जरिए शासन चलाने का अधिकार दे दिया गया था. ठीक है. तो अपने छोटे से जीवन काल में विद इन इट्स शॉर्ट लाइफ वाइमर रिपब्लिक saw 20 डिफरेंट कैबिनेट्स लास्टिंग ऑन एन एवरेज 239 डेज. तो बच्चों लगभग अपने छोटे से जीवन काल में वाइमर गणराज्य ने का जो शासन है वो 20 मंत्रिमंडलों के हाथों में रहा. और अगर हम उनकी औसत अवधि की बात करें, एवरेज की बात करें, तो एक एक कैबिनेट को 239 डेज से ज़्यादा नहीं रह पाई. ठीक है. इस दौरान क्या हुआ, इस दौरान अनुच्छेद 48 आर्टिकल 48 का जमकर इस्तेमाल किया गया. एंड लिबरल यूज ऑफ आर्टिकल 48 एट द क्राइसिस कुड नॉट बी मैनेज्ड. बच्चों इन सारे नुस्खों के बावजूद भी जो था संकट खत्म नहीं हो सका था. पीपल लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन द डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम विच seemed टू ऑफर नो सॉल्यूशन. लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था में लोगों का विश्वास खत्म होने लगा. क्यों? क्योंकि वह उनके लिए कोई समाधान नहीं खोज पा रही थी. तो इस तरह से जो ग्रेट डिप्रेशन का टाइम था 1929 to 32, ये बहुत ही विषम परिस्थितियों का दौर था जो जर्मनी ने और उसके सभी वर्गों ने उसको फेस किया था. बच्चों अब हम हिटलर्स राइज टू पावर, हिटलर का उदय जो हुआ उसको समझने की कोशिश करते हैं. आपने अब तक की सारी क्राइसिस सिचुएशन को समझने की कोशिश की. अब आगे देखते हैं. दिस क्राइसिस इन द इकोनॉमी, पॉलिटी एंड सोसाइटी फॉर्म द बैकग्राउंड टू हिटलर्स राइज टू पावर. बच्चों जो अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज में जो संकट गहराते जा रहा था, हिटलर के सत्ता में पहुंचने का रास्ता साफ हो गया था. Born in 1889 in Austria, Hitler spent his youth in poverty. 1889 में ऑस्ट्रिया में जन्मे हिटलर की युवावस्था काफ़ी गरीबी में गुजरी. When the First World War broke out, he enrolled for the army, acted as a messenger in the front, became a corporal and earned medals for bravery. बच्चों रोजी रोटी का कोई जरिया नहीं होने के कारण पहले विश्व युद्ध की शुरुआत में उसने भी अपना नाम फौजी भर्ती के लिए लिखवा दिया था. और भर्ती के बाद उसने क्या काम किया कि जो फ्रंट लाइन्स होती थी उस फ्रंट लाइन पर एज अ मैसेंजर का काम किया, संदेशवाहक का काम किया, कॉर्पोरल बना और बहादुरी के लिए उसने बहुत सारे उसे मेडल्स भी मिले, तमगे भी हासिल किए. द जर्मन डिफीटेड हॉरिफाइड हिम एंड द वर्साइल्स ट्रीटी मेड हिम फ्यूरियस. बच्चों जर्मन सेना की पराजय ने उसे हिलाकर रख दिया. आपने देखा था किस तरह से सेंट्रल पावर्स जो थी वो हार चुका था, एलाइड ग्रुप ने उसको हरा दिया था. तो जर्मनी की पराजय से वो बहुत हिल चुका था, उसे बहुत गहरा धक्का लगा था. लेकिन वर्साई की संधि ने तो उसे आग बबूला ही कर दिया, फ्यूरियस.
आपने देखा था, मैंने आपको समझाने की कोशिश किया था कि वर्साई ट्रीटी में उसके साथ कौन कौन सी चीज़ों को शामिल किया गया था। इन 1919 ही ज्वाइंड अ स्मॉल ग्रुप कॉल्ड द जर्मन वर्कर्स पार्टी। 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी नामक एक छोटे से समूह की सदस्यता ले ली थी। ही सब्सिक्वेंटली टुक ओवर द ऑर्गेनाइजेशन। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि उसने इस संगठन पर, जो जर्मन वर्कर्स पार्टी है, उस पर अपना नियंत्रण ला लिया और उसे ही रीनेम्ड इट द नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। और उसने अब उसका नया नाम दे दिया, नेशनल सोशलिस्ट पार्टी। और इसी पार्टी को बाद में नाजी पार्टी के नाम से जाना गया। इन 1923 हिटलर प्लान्ड टू सीज कंट्रोल ऑफ बावेरिया पर कब्जा करने के लिए 1923 में हिटलर ने बर्लिन पर चढ़ाई करने और सत्ता पर कब्जा करने की योजना बना ली थी। मार्च टू बर्लिन एंड कैप्चर पावर। ओके, फिर से समझिए, 1923 में हिटलर ने बवेरिया पर कब्जा करने, बर्लिन पर चढ़ाई करने और सत्ता पर कब्जा करने की योजना बना ली। बट ही फेल्ड, लेकिन वह इसमें असफल हो गया। ही वॉज अरेस्टेड, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। ट्राइड फॉर ट्रीजन, देशद्रोह का मुकदमा भी चला। एंड लेटर ही रिलीज्ड, और बाद में उसे रिहा कर दिया गया। द नाजीज कुड नॉट इफेक्टिवली मोबिलाइज पॉपुलर सपोर्ट टिल द अर्ली 1930s। बच्चों, नाजी जो राजनीतिक खेमा था, उसने 1930 के डिकेड के तक, शुरुआती साल तक 1930 के, जनता को बड़े पैमाने पर अपने ओर आकर्षित नहीं कर पाया। As we have seen after 1929, bank collapsed, business shut down, workers lost their jobs, and the middle classes were threatened with destitution. हमने देखा, अभी आपको मैंने समझाया था, जो आर्थिक महामंदी आई थी, कि किस तरह से लोगों का नुकसान हुआ। बैंक दिवालिया हो चुके थे, काम धंधे बंद हो रहे थे, मजदूर बेरोजगार हो रहे थे, मध्य वर्ग लाचारी से और भूखमरी से डर रहा था, है ना। In such a situation, Nazi propaganda stilled hopes of a better future. अब क्या हुआ कि नाजी प्रोपेगेंडा में लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीदें दिखाई देने लगी थी। उन्होंने बड़े बड़े वादे करने शुरू कर दिए थे। In 1928, the Nazi party got no more than 2.6% vote in Reichstag, the German parliament. By 1932, it had become a largest party with the 37% votes. बच्चों, अगर हम बात करें 1929 की, तो पार्टी जो थी नाजी पार्टी, उसको जर्मन संसद, जिसको राइक्सटैग भी कहा गया, के लिए जो चुनाव हुए थे, उसमें मात्र 2.6% वोट मिले थे। जबकि 1932 आते आते यह देश की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी और उसे 37% वोट मिल चुके थे। हिटलर वॉज अ पावरफुल स्पीकर। बच्चों, अगर हम हिटलर की कुछ विशेषताओं की बात करें, कुछ उसकी खासियत की बात करें, तो वो ही वॉज अ वेरी पावरफुल स्पीकर। वो एक ज़बरदस्त वक्ता था, लोगों को अपनी बातों से आकर्षित कर लेता था। हिज पैशन एंड हिज वर्ड मूव्ड पीपल। उसका जोश और उसके शब्द लोगों को हिलाकर रख देते थे। He promised to build a strong nation, undo the injustice of the Versailles Treaty and restore the dignity of German people. बच्चों, वो अपने भाषणों से एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना की बात कर रहा था। एक वर्साई की संधि में जो जर्मनी के साथ नाइंसाफी हुई थी, उसका प्रतिशोध लेने की बात किया था। जर्मन समाज को खोई हुई उसकी जो प्रतिष्ठा है, उसे वापस दिलाने का आश्वासन देता था। He promised employment for those looking for work. उसने उन लोगों से वादा किया कि बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा। एंड सिक्योर फ्यूचर फॉर द यूथ, और नौजवानों का सुरक्षित भविष्य प्रदान किया जाएगा। He promised the weed out all foreign influences and resist all foreign conspiracies against Germany. उसने आश्वासन दिया कि वह देश को विदेशी प्रभाव से मुक्त कराएगा और तमाम विदेशी साजिशों का मुंह तोड़ जवाब देगा। ऐसे दावे और वादों के साथ उसने अपनी बातें बड़ी जोश के साथ युवाओं के सामने या पूरे देश के सामने रखी। हिटलर डिवाइज्ड अ न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स। बच्चों,
हिटलर ने राजनीति की एक नई शैली को रचना शुरू कर दिया था. He understood the significance of rituals and spectacles in mass mobilization. वह लोगों को गोलबंद करने के लिए, जोड़ने के लिए आडंबर और प्रदर्शन की अहमियत को भी समझता था. Nazis held massive rallies and public meetings to demonstrate the support for Hitler and instill a sense of unity among the people. हिटलर के प्रति जो भारी समर्थन दर्शाने के लिए और लोगों में परस्पर एकता का भाव पैदा करने के लिए नाजियों ने बड़ी बड़ी रैलियां और जनसभाएं आयोजित की. ओके बच्चों, इसके अलावा द रेड बैनर्स विद द स्वास्तिक, द नाजी सैल्यूट and the ritualized rounds of applause after the speech were all part of these spectacles of power. बच्चों, स्वास्तिक से छपे हुए जो लाल झंडे थे और नाजी सैल्यूट था और भाषणों के बाद खास अंदाज में जो तालियों की गड़गड़ाहट थी, ये सारी चीज़ें हिटलर के शक्ति प्रदर्शन का एक हिस्सा थी. ठीक है, रेड फ्लैग में जो स्वास्तिक का एम्ब्लेम, नाजी सैल्यूट और भाषणों के बाद बजाई जाने वाली तालियां, वो खास अंदाज में बजाई जाती थी, ये उसकी शक्ति का प्रदर्शन करने का एक उदाहरण थी. नाजी प्रोपेगेंडा स्किलफुली प्रोजेक्टेड हिटलर एज अ मसीहा. नाजियों ने अपने धुआंधार प्रचार के जरिए हिटलर को एक मसीह का, अ सेवियर, एक रक्षक के तौर पर, एज समवन हु हैड अराइव्ड टू डिलीवर पीपल फ्रॉम देयर डिस्ट्रेस, और एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश किया कि मानो जनता को तबाही से उबारने के लिए ही इस हिटलर ने अवतार लिया है. इस तरह से नाजियों के द्वारा इसका धुआंधार प्रचार किया गया. इट इज़ एन इमेज दैट कैप्चर द इमेजिनेशन ऑफ पीपल हुज सेंस ऑफ डिग्निटी एंड प्राइड हैड बीन शैटर्ड. बच्चों, एक ऐसे समाज को यह छवि बेहद आकर्षक दिखाई देती थी जिसकी प्रतिष्ठा और गर्व का एहसास चकनाचूर हो चुका था और जो भीषण आर्थिक और राजनीतिक संकट से गुजर रहा था. तो इस तरह से नाजी पार्टी का इमर्जेंस होता है और नाजीज के द्वारा जो 1930 की ईयर्स के शुरुआती दौर में हिटलर का प्रचार प्रसार शुरू होता है. और इस तरह से जो परिस्थितियां निर्मित हुई थी ग्रेट डिप्रेशन के थ्रू, उन परिस्थितियों का भरपूर फ़ायदा हिटलर ने उठाया और इस तरह से नाजिस पार्टी का इमर्जेंस होता है. बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आज का आपको सेशन या एक्सप्लेनेशन ज़रूर समझ में आया होगा. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.